इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल अप्रोच की। पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजिकल अप्रोच के बारे में जाना था। इसमें हम साइकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए साइकोलॉजिकल कारण कौन कौन से हैं। ये अप्रोच सुपरनैचुरल पावर्स के कॉन्सेप्ट को पूरा तरह से इग्नोर करता है और एबनॉर्मेलिटी का कारण ये साइकोलॉजिकल, इंटरपर्सनल और सोशल कल्चरल फैक्टर्स को बताता है। इस अप्रोच की शुरुआत मोरल और मेंटल हाइजीन मूवमेंट से शुरू हुई, जिसमें पेशेंट्स के देखभाल और उनके एथिकल वैल्यूज़ के बारे में भी सोचा गया और उनके सोशल इंटरेक्शंस को इनकरेज किया। पहले क्या होता था कि जो मेंटल पेशेंट्स थे उनके साथ लोग सोशल इंटरेक्शन करना अच्छा नहीं समझते थे और उनके साथ व्यवहार भी अच्छे से नहीं करते थे। तो ये आंदोलन इसी के ऊपर बेस था ताकि जो मेंटली पेशेंट्स हैं उनके सोशल इंटरेक्शन और देखभाल का और एथिकल वैल्यूज़ का ध्यान रखा जाए। मेंटल हाइजीन मूवमेंट्स मोरल थेरेपी के साथ शुरू हुआ। इस आंदोलन में पी पीनेल, बेंजामिन रस, डोरोथिया डिस्क शामिल थे। पहले जो भी पर्सन बीमार होते थे उसकी जिम्मेदारी के लिए फैमिली को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता था। मतलब उसकी देख रेख के लिए फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि कम्युनिटी और स्टेट। लेकिन 1600 और 1700 के बीच में इंसेन असाइलम्स यानी पागल खाने खोले गए। शुरुआत में पागल खानों में पेशेंट्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन ये 90th सेंचुरी की शुरुआत तक ही था। 90th सेंचुरी की शुरुआत में मोरल मूवमेंट के कारण कम से कम कुछ हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट देखी गई, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाने लगा। 1800 के मिडल में डोरोथिया डिस्क ने मेंटली इल पेशेंट्स का इलाज हॉस्पिटल में किया जाना चाहिए ऐसा कहा था और इन्होंने ये भी बताया था कि हॉस्पिटल में इलाज करना पेशेंट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती है बजाय कि घर के। और जिसे आज हम APA यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, उसका नाम 1844 में APA रखा गया। पहले इसका नाम एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूशन फॉर इंसेन था। अब साइकोलॉजिकल अप्रोच में हम कुछ अप्रोचेस के बारे में जानेंगे, जैसे कि साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। तो सबसे पहला अप्रोच है सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस। इन्होंने पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए बहुत से टेक्निक्स का यूज़ किया, जैसे कि फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस। फ्री एसोसिएशन में इन्होंने अपने पेशेंट्स को इनकरेज किया कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बताएं और ड्रीम एनालिसिस में इन्होंने पेशेंट्स को आने वाली ड्रीम्स को एनालाइज करना शुरू किया, क्योंकि इनका मानना था कि हमें ड्रीम वही आते हैं जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारे अंदर छुपी हुई इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं, वही सपने के तौर पर हमें दिखाई देती है। इन्होंने हिप्नोसिस का भी यूज़ किया पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। इन्होंने अपने अप्रोच में मेंटल स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट और डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में बात की। अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर। इसमें इन्होंने मन को 3 हिस्सों में बांटा। पहला इड, दूसरा ईगो और तीसरा सुपर ईगो। इन तीनों के थॉट्स और एटीट्यूड्स और बिहेवियर कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है, जिससे हमें एंजाइटी होती है। इसे हम इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। इड हमारे एग्रेसिव और सेक्सुअल ड्राइव से रिलेटेड होती है। ये इमीडिएट ग्रेटिस्फैक्शन मानता है, यानी तुरंत संतुष्टि, बजाय ये परवाह किए बिना कि सिचुएशन क्या है और
क्या वो डिज़ायर हमें मिल सकता है उस समय या नहीं मिल सकता, या दूसरों को कोई नुकसान तो नहीं होगा, फ़र्क मतलब दूसरों को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं नहीं, ये सब नहीं देखता। बस इसको जो चीज़ चाहिए वो एज इट इज़ एज ए टाइम मिलनी चाहिए। इड एक बच्चे की तरह है, जब उसे कुछ चीज़ चाहिए होता है तो वह उसे तुरंत चाहता है और सिचुएशन और रिजल्ट की परवाह नहीं करता। इसलिए ये प्लेजर प्रिंसिपल पर ऑपरेट होता है। इड को जहाँ से एनर्जी मिलती है उसे लिबिडो कहा जाता है। इड के पास अपना नज़रिया होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का। इड का थिंकिंग पैटर्न इन लॉजिकल, इन रैशनल, इमेच्योर, इमोशनल, प्योरली सेल्फिश होता है। इड की सेल्फिशनेस और डेंजरस ड्राइव्स को कम नहीं किया जा सकता, और ईगो ये इंश्योर करता है कि हमें अपने आसपास के सभी लोगों को ठेस नहीं पहुंचानी, मतलब ठेस पहुंचाए बिना अपनी नीड्स को पूरा करने के तरीके ढूंढता है ईगो। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर ऑपरेट होता है, और ईगो का थिंकिंग पैटर्न लॉजिकल, रीजनेबल होता है। ईगो इड और सुपर ईगो के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर ईगो इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो गया तो हम एक ऐसे इंडिविजुअल को देखते हैं जो वेल एडजस्टेड होता है, और अगर ये अनसक्सेसफुल होता है तो हम ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसको एडजस्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। उसका सुपर ईगो स्ट्रांग हो जाता है, जिससे उसे सोसाइटी में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती है। सुपर ईगो मोरल प्रिंसिपल पर बेस होता है। जब हम कुछ गलत करते हैं या कुछ मोरल या एथिकल वैल्यूज़ के खिलाफ करते हैं तो हमारा सुपर ईगो हर्ट होता है, और ये हमें गिल्ट की फीलिंग शो कराता है। नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। फ्रॉइड्स ने कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स बताए हैं। पहला कॉन्शियसनेस, दूसरा प्री कॉन्शियसनेस, इसे हम सब कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, और तीसरा अनकॉन्शियसनेस। जिन चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं ये कॉन्शियस कहलाता है, मतलब मन का वो भाग जिससे हम अभी समझ रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सबकॉन्शियस वह भाग होता है जो हमारी यादों और विचारों को इकट्ठा करती है। जैसे हमारे अंदर वो चीज़ है, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको कॉन्शियस स्टेट में भेजता है, उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमारी हिडन फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को इकट्ठा करती है, जिसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते कि हमारे अंदर ये सारी इच्छाएं, ये सारी डिज़ायर्स हैं। अब फ्रॉइड की स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। फ्रॉइड्स ने डेवलपमेंट की कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बताया है। इनका कहना था कि हर बच्चा इन स्टेजेस से गुजरता है। हर स्टेजेस की अपनी नीड होती है जिसे पूरा करने की ज़रूरत होती है। अगर किसी स्टेज में वो पूरी नहीं हो पाती तो जो पर्सन है वो उसी स्टेज में फिक्स हो जाता है, जिसे फिक्सेशन कहते हैं, और बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है पर्सन की लाइफ में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहली स्टेज में जो जन्म से 2 वर्ष तक की है, जिसे हम ओरल स्टेज कहते हैं, इस स्टेज का सोर्स ऑफ प्लेजर माउथ होता है। जैसे इस स्टेज के बच्चे जो भी चीज़ हाथ में पकड़ते हैं वो सबसे पहले माउथ पे लगाते हैं सक करने के लिए, क्योंकि उनको प्लेजर उसी से मिलता है। और इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि उनको वो प्लेजर उस वक्त ना मिले, मदर का सपोर्ट ना मिले, तो वो बच्चा उस सिचुएशन में, उस स्टेज में फिक्स हो जाता है, और आगे चलकर अडल्ट एज में उसे उस नीड को पूरा करने की ज़रूरत होती है। इसलिए उनमें ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं जो जैसे नाखून काटना, अपने मुंह से जो नाखून चबाते रहते हैं वो, पेंसिल चबाना, कागज़ या कोई भी ऐसी चीज़ चबाते रहना, या फिर सिगरेट पीना जो उनके माउथ को प्लेजर दे। नेक्स्ट स्टेज है एनल स्टेज, जो 2 से
3 साल तक की होती है। इसे टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा अपना प्लेजर टॉयलेट को रोक कर या फिर टॉयलेट करके पाता है। अगर इस स्टेज में फिक्सेशन होती है तो ऐसा पर्सन बहुत साफ सुथरा और स्वच्छ और नियमों का पालन करने वाला होता है। अगला स्टेज है फैलिक स्टेज, जो 3 से 5 साल तक का है। इस स्टेज में लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें लड़के अपने माँ के साथ सेक्सुअल अटैचमेंट बनाने की इच्छा रखते हैं, और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। नेक्स्ट लेवल है लेटेंसी, जो 5 से 12 साल तक की होती है। इस स्टेज में सेक्स ड्राइव कम हो जाती है और बच्चे सोशल, एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किल्स एक्वायर करने में बिजी हो जाते हैं। नेक्स्ट है जेनाइटल, जो 12 से आगे की स्टेज होती है। इस स्टेज में अपोजिट सेक्स के प्रति इंटरेक्शन होती है, उनको इम्प्रेस करने की इच्छा होती है। अब नेक्स्ट है एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। फ्रॉइड ने एंजाइटी को 3 टाइप्स में बांटा है। पहला, रियलिटी एंजाइटी। इसका एम हमें खतरों के प्रति जागरूक करने का होता है, उनसे बचाव के लिए तैयार करना है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक से एक तेज गाड़ी आती दिखाई देती है, तो जो डर या चिंता में आपको उस वक्त महसूस होती है, वो रियल एंजाइटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है न्यूरोटिक एंजाइटी। ये तब होता है जब हमारे इड और ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। इस एंजाइटी से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन ये पर्सन के अंदर एंजाइटी बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन को लगातार ये डर है कि वो गुस्से में किसी को कुछ नुकसान कर पहुंचा देगा, तो ये एक न्यूरोटिक एंजाइटी है। या ऑफिस में काम करते हुए ये डर बना रहता है कि हमारे काम से बॉस खुश होगा या नहीं होगा, ये भी न्यूरोटिक एंजाइटी का एग्जाम्पल है। अगला है मॉरल एंजाइटी। ये हमारी सुपर ईगो और ईगो के बीच कॉन्फ्लिक्ट के कारण होता है। जब हम अपने मोरल वैल्यूज़ के अपोजिट कुछ सोचते हैं या करते हैं, तो ये एंजाइटी पैदा होती है। जैसे अगर किसी पर्सन ने झूठ बोला और उसे गिल्ट महसूस हो रहा है, तो ये मोरल एंजाइटी का एक एग्जाम्पल है। ईगो प्रॉब्लम में आ जाता है इड के कारण, इसके इनरैशनल और एंटी सोशल, सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव्स के कारण, और सुपर ईगो के कारण हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, ये सोचकर कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। ऐसे में इड और सुपर ईगो के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि इड अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और सुपर ईगो इससे मना करता है कि किसी को हर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में हमें एंजाइटी होती है। इसी एंजाइटी को कम करने के लिए ईगो अनकॉन्शियस प्रोटेक्टिव प्रोसेस का यूज़ करता है, जिसे डिफेंस मैकेनिज्म या कॉपिंग स्टाइल्स कहते हैं। सभी डिफेंस मैकेनिज्म्स में 2 कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला तो वो अचानक से प्रकट होता है और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, या रियलिटी को मानने से इनकार कर देता है। इसमें से फर्स्ट है डिनायल, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया, बट वो इस बात को मान ही नहीं रहा कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गया है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, अपना गुस्सा किसी और पर निकालना। जैसे ऑफिस में बॉस के डांटने पर आप घर आकर अपनी वाइफ या बच्चों पर वो गुस्सा निकालते हैं। तीसरा है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट्स शो करना। जैसे किसी करीबी के मरने के बाद दुखी होने के बजाय ये कहना कि ये तो लाइफ साइकिल है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा।
और चौथा है प्रोजेक्टिव, यानी अपनी नेगेटिव फीलिंग्स या वीकनेस को दूसरों पर थोपना। जैसे अगर कोई व्यक्ति खुद जेलिस फील कर रहा है किसी से, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं जेलिस फील कर रहा हूँ, वो ये कहेगा कि वो मुझसे जलता है। फिफ्थ है रैशनलाइजेशन, अपने अनसक्सेस या फेलियर्स को दूसरी की गलती बताना। जैसे आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, लेकिन इसका कारण आप ये बताते हैं कि एग्ज़ामिनर ने एग्ज़ाम पेपर ठीक से चेक नहीं किया, या फिर वो अपलोड करने में कोई गलती कर दी, या टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, ये सब। सिक्स्थ है रिएक्शन फॉर्मेशन, अपनी रियल फीलिंग्स के अपोजिट बिहेवियर करना। जैसे अगर किसी पर गुस्सा आ रहा है या वो उससे जलन महसूस कर रहा है, तो वो उस पर जलन नहीं दिखाएगा या गुस्सा नहीं दिखाएगा, वो उसको प्यार करेगा या ज़्यादा केयर करेगा उसकी। अगला है रिग्रेशन, बच्चों की तरह बिहेवियर करना। जैसे एक किसी बड़े आदमी को गुस्सा आता है तो वो चिल्लाने या रोने लगता है। आठवां है रिप्रेशन, किसी पेनफुल या अनलाइक एक्सपीरियंस को अनकॉन्शियस माइंड में दबा देना। जैसे बचपन में किसी बुरी घटना या किसी पेनफुल सिचुएशन का सामना करने वाला व्यक्ति उसे याद नहीं कर पाता, लेकिन वो घटना उसके व्यवहार को प्रभावित करती रहती है। अगला है सब्लिमेशन, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एक्टिविटी में बदल देना। जैसे अगर कोई पर्सन बहुत गुस्सा करता है, तो वो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जिम जाएगा, वर्कआउट करेगा। तो ये थे डिफेंस मैकेनिज्म जो एंजाइटी को कम करने में हेल्प करते हैं। अब जानते हैं साइको एनालिटिक थेरेपी के बारे में। इसके अंदर जो हमारे अंदर दबे हुए डर और फैंटेसीज हैं, उसको बाहर निकालना शामिल है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही जाना था कि जो सिगमंड फ्रॉइड थे, वो कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते थे जिनके ज़रिए वो हमारी हिडन फीलिंग्स और हमारी प्रॉब्लम्स को जानते थे। इस प्रोसेस में ट्रांसफेरेंस शामिल है, जैसे कि अपनी बातों को खुलकर बताना। इन दबी हुई फीलिंग्स को जानने के लिए ड्रीम एनालिसिस का यूज़ करना। सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि हमें जो भी सपने आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हिडन ड्राइव से रिलेटेड होते हैं, जो हम पूरा तो करना चाहते हैं पर जो कहीं ना कहीं हमारे सुपर ईगो के कारण बाहर शो नहीं हो पाते। हमें सपने तभी आते हैं जब हमारे अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन होती है। अब इसके क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स जानते हैं। पहला तो यही था कि सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी थी उसको प्रूफ नहीं किया था, और इसमें इन्होंने वुमेन्स के बारे में भी नहीं बताया था, ज़्यादातर मेंस के ऊपर इन्होंने अपनी बात कही थी। और इनकी जो थ्योरी है वो सेक्सुअलिटी पर ज़्यादा बात करती है।